चलो भाई पूरा कॉन्सेंट्रेट। हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 8। एक बार देख लो वही कंप्लीट किए हैं कि कुछ और भी किया हुआ है? वही कंप्लीट किए ना। अच्छा, एग्जाम्पल में हमने कंप्लीट किए हैं नंबर 1, 2, 3, 4। तो पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। देखो टेक्स्ट बुक सबको क्लियर दिख रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 पूरा कॉन्सेंट्रेट। क्या दिया पढ़ो? 2 identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure 4.6. What is question A? The direction of the force on the wall due to each ball. The ratio of the magnitude of impulse. Impulse का मतलब change in momentum imparted to the balls by the wall. और देखो डायग्राम तुम्हें क्या दिया हुआ है, ये दो डायग्राम दिया। दोनों डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो ये जो ब्लैक लाइन है ये वाली डैश, ये है वॉल। यहाँ पे एक बॉल को हमने वॉल की तरफ सीधा मूव किया है, बॉल गया वॉल के साथ, कोलाइड हुआ, कितनी स्पीड से? u। टकराने के बाद वापस रिबाउंस हुआ, कितनी स्पीड से? u। तो बोला इस केस में इंपल्स क्या होगा? बाद में हमने डायरेक्शन बदल दी, हमने फिर से बॉल को स्ट्राइक किया, लेकिन इस बार सीधा नहीं, कितना एंगल पे? 30 एंगल पे। पूछा है यहां से भी ये रिबाउंस होकर इस तरफ आया। दोनों केसेस में फाइंड करना है वॉल को, दोनों केसेस में फाइंड करना है वॉल को बॉल की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। क्या फाइंड करना दोनों केसेस में? वॉल को बॉल की वजह से दोनों केसेस में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। इसके अलावा बॉल का इंपल्स क्या होगा? इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम। दोनों केसेस में हमको क्या करना है? फाइंड करना है। समझ आई बात? क्वेश्चन किसी को डाउट इसमें? तो हम स्टार्ट करते हैं पहले केस से। पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले केस में कैसा है कि बॉल गया, टकराया और वापस आया, आगे जाके पीछे आया। ठीक है, तो इसकी हम लिख सकते हैं पहली वेलोसिटी v1 यानी u i कैप। क्यों u i कैप? x एक्सिस। और कोलाइड होने के बाद माइनस u i कैप। क्यों माइनस u i कैप? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम, इसको डेल्टा पी 1 बोलते हैं। दो केस हैं तो पहले वाले को डेल्टा पी, तो लिख सकते हैं p2 माइनस p2 यानी m v2 माइनस m v1। दोनों में से क्या कॉमन? v2 की जगह माइनस u i कैप माइनस v1 की जगह u i कैप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? m माइनस 2u i कैप। तो डेल्टा p1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 2mu i कैप। अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सीधा क्या लिखूंगा मैं? 2mu। फिर उसमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? ये क्या किया हमने? बॉल गया किस तरफ? राइट साइड, तो उसकी इनिशियल वैल्यू u i कैप। टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ? रिबाउंस हुआ, वैल्यू माइनस u i कैप। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? p2 माइनस p1। p2 की जगह mv2, p1 की जगह mv1। m तो कॉमन, v2 कितना है? माइनस यू आई कैप। p1 कितना है? u i कैप। तो माइनस यू आई कैप माइनस यू आई कैप क्या हो जाएगा? माइनस 2u i कैप। तो फॉर्मूला हो जाएगी माइनस 2mu i कैप और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2mu।
समझ आई बात सबको? यहाँ तक क्लियर? लिख लो पहले ये वाला फास्ट, लिख दिया बेटा। अब हम करेंगे इसमें सेकंड वाला केस। अब सेकंड वाले केस में हमारे पास जो है ना थोड़ा एंगल है। ये अपना सेकंड वाला केस, ध्यान दो। यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉल आया और बॉल ऐसे चला गया, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? 30। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे, कॉस कंपोनेंट भी बनेगा और साइन कंपोनेंट भी बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखो, जो इनिशियल वैल्यू है इस तरफ, ये वाला, इसका एरो को अगर ध्यान से नोटिस करें तो ये एरो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ है। मतलब ये जो मोशन है, उस मोशन का जो एरो है वो किस तरफ है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू प्लस होती है, साइन की वैल्यू माइनस होती है। इसका मतलब इसमें अगर मैं इनिशियल मोमेंटम फाइंड करूं, कौन सा मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम, तो वो होगा P1 इज इक्वल टू P cos 30 I कैप माइनस P sin 30 J कैप। क्यों आया माइनस? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में जा रहा है? फोर्थ। फोर्थ में कॉस प्लस होता है, साइन माइनस होता है। समझ आई बात ये सबको? किसी को डाउट इसमें? ये कौन सा मोमेंटम है? इनिशियल, मतलब कॉलिजन होने से पहले। फिर फाइनल मोमेंटम। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं, तो अगर ध्यान से डायग्राम को देखो तो फाइनल मोमेंटम, देखो ध्यान से, फाइनल मोमेंटम का जो एरो है वो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों माइनस होते हैं। तो P2 क्या हो जाएगा? माइनस P cos 30 I माइनस P sin 30 G। समझ आई सबको बात यहाँ तक? क्लियर एवरीवन? तो इनिशियल मोमेंटम किस एरो की तरफ था? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस, साइन माइनस। फाइनल मोमेंटम किस तरफ है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी माइनस, साइन भी माइनस। यहाँ तक किसी को डाउट इसमें? हमें फाइंड करना है इम्पल्स। क्या फॉर्मूला है इम्पल्स का? चेंज इन मोमेंटम। इसको हम P2 नाम देंगे, डेल्टा P2, क्योंकि दूसरा केस है ये। तो फॉर्मूला क्या होगी? P2 माइनस P1, ये एज इट इज। P2 की जगह ये वैल्यू कितना? माइनस P cos 30 यानी √3/2 I कैप माइनस P sin 30 यानी 1/2 J कैप। ये P2 हो गया। फिर क्या है? माइनस है। क्या माइनस करना है हमको? P1। तो P1 में क्या है? माइनस P, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस P cos 30 क्या होता है? √3/2 I कैप। फिर देखो यहाँ माइनस है, लेकिन ये जो माइनस है उसकी वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस P 1/2 J। मतलब यहाँ पे P1 में आगे माइनस है ना, तो P1 की दोनों वैल्यू की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यहां तक क्लियर सबको? अब इसमें ये देखो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? सेम है, एक माइनस एक प्लस है, लेकिन वो दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, यानी वो हो जाएगा डेल्टा P2 इज इक्वल टू माइनस 2P √3/2 I कैप टू टू। तो डेल्टा P2 क्या आएगा? माइनस √3 इंटू P। P होता है M इंटू U। क्या होता है मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास M है, वेलोसिटी कितनी है? U। और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे,
तो सिर्फ क्या मिलेगा, √3 इंटू mu। तो जब पहला वाला केस था स्ट्रेट वाला, तो उसमें क्या मोमेंटम आया था, 2mu। हमने किया था इससे पहले वाले में, देख लो ये पहले वाला, और इसमें क्या आया था 2mu, ये वाला केस। और दूसरे केस में कितना आया, √3mu। यहां बोला है दोनों का रेशियो फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। तो डेल्टा P1 था 2mu और ये है √3mu। mu कैंसिल, क्या आएगा 2/√3। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। समझ आया बात कि दो अलग अलग केस है। पहले केस में बॉल सीधा जाके वापस आता है, दूसरे वाले में एंगल में तुम्हें डायरेक्शन देखनी होगी, एरो जिस तरफ होता है वो डायरेक्शन लेनी है। इसका एरो यहाँ है, तो ये एरो किस तरफ जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है, तो हमने इनिशियल मोमेंटम फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया और फाइनल को किस में ले लिया हमने, थर्ड में। लिख लो ये फास्ट। नंबर 10, ये भी 4 मार्क में क्वेश्चन आता है। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg, मास दिया हमें कितना 0.4 kg, मूविंग इनिशियली विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यू दिया है हमें कितना 10 मीटर पर सेकंड। टू द नॉर्थ, किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड। पार्टिकल 0.4 kg का 10 मीटर पर सेकंड से किस तरफ जा रहा था, मतलब पार्टिकल आराम से बेचारा 10 की स्पीड से नॉर्थ से चल रहा था, हर सेकंड में 10 मीटर आगे चल रहा था। अचानक कहीं से फोर्स लगने लगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। फोर्स कहाँ लगने लगा, टुवर्ड साउथ, मतलब पार्टिकल जा रहा है ऐसे नॉर्थ में, और अचानक फोर्स लगने लगा साउथ की तरफ। लेकिन फोर्स कितने न्यूटन का, 8 न्यूटन का। सिर्फ झटका नहीं लगा, वो 8 न्यूटन का फोर्स लगते ही जा रहा है 30 सेकंड्स तक। मतलब फोर्स सिर्फ एक बार झटके से नहीं दिया गया, कैसे दिया गया, फॉर 30 सेकंड कांस्टेंट। तो फोर्स कंटिन्यूस देते जाएंगे तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता जाएगा। तो हमें इस केस में कुछ प्रिडिक्ट करना है, ध्यान दो। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इज इक्वल टू 0। जब फोर्स लगना शुरू हुआ उस इंस्टेंट को क्या नाम दे दो, इनिशियल, यानी t इज इक्वल टू 0, एंड द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी x इज इक्वल टू 0, एंड प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट करना है, इट्स पोजिशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। ये -5 का मतलब टाइम नेगेटिव नहीं है, -5 का मतलब है जिस इंस्टेंट पे फोर्स लगा उस इंस्टेंट से 5 सेकेंड पहले। उन्हें वीडियो का रिवर्स करते, पार्टिकल कहां जा रहा था, नॉर्थ में आराम से, फिर अचानक क्या लगा, फोर्स लगा। जिस टाइम पे फोर्स लगा वो ओरिजिन है, तो इसका मतलब ओरिजिन से 5 सेकेंड पहले वो पार्टिकल कहां होगा, पीछे होगा। कितना पीछे होगा, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड कितना पीछे जाएगा, 10 मीटर। और कितने सेकंड पीछे जाना है हमको, तो हर सेकंड अगर 10 मीटर पीछे जाएगा तो 5 सेकंड में 50 मीटर पीछे जाएगा। फिर बोला दूसरा टाइम कौन सा, 25। अब 25 प्लस में है, प्लस का मतलब फोर्स लगने के बाद। जब फोर्स लगना चालू होता है ना, मतलब एक्सेलरेशन है,
और जब एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है तो हम नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहां से हमको मिल जाएगा। तीसरा कौन सा? 100। ये सबसे दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फोर्स कितने टाइम तक लग रहा था? 30 सेकेंड, और हमें पोजीशन कहाँ फाइंड करनी है? 100 सेकेंड। मतलब फोर्स लगा, उसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 30 सेकंड के बाद हमने फोर्स देना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने इतनी वेलोसिटी दी थी तो वो वेलोसिटी कंटिन्यू तो रहेगी। तो 100 सेकंड तक हमें उसको फाइंड करना है। मतलब हमें यहाँ पे 3 चीजें फाइंड करनी है, और तीनों क्या है? पोजीशन। एक बार फोर्स लगने से 5 सेकंड पहले, फिर फोर्स लगने के 25 सेकंड बाद, फिर फोर्स लगने से 100 सेकंड बाद। 100 वाला थोड़ा बड़ा होगा। पूरा ध्यान से समझो, स्टार्ट करते हैं इनिशियली। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू एम ए। F हमको कितना दिया है? F दिया 8, लेकिन हम 8 नहीं लिखेंगे, हम -8 लिखेंगे। कोई बोल सकता है -8 क्यों? क्योंकि मोशन के अगेंस्ट लग रहा है। मोशन किस तरफ था? नॉर्थ था, फोर्स लग रहा है साउथ। F की वैल्यू -8, मास 0.4, हमें A चाहिए, तो A क्या मिलेगा? -8 अपॉन 0.4। कितना होता है -8 अपॉन 0.4? तो ये हो जाएगा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट? सिंपल है ये। सबसे पहले पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, लेकिन वो वाला टर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि -5 का मतलब फोर्स लगने से पहले। अगर फोर्स लग ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इसमें हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा। हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म कब स्टार्ट होगा? पॉजिटिव टाइम से। नेगेटिव टाइम में फोर्स था ही नहीं, तो सिर्फ क्या लगेगा? यू टी। यू 10 था, टाइम -5 बोला है, तो एक्स क्या हो जाएगा? -50 मीटर। माइनस का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। इसका मतलब फोर्स लगने के 5 सेकंड पहले वो कहां पे था? ओरिजिन से 50 मीटर साउथ में था। ये समझ आई बात सबको? यहां तक किसी को डाउट इस प्रोसेस में? अब दूसरा कहां फाइंड करना है हमको? पोजीशन एट कितने टाइम पे? 25 सेकंड। अब 25 सेकंड में फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब a आएगा। कोई बता सकता है क्यों आएगा a? क्योंकि प्लस टाइम है। प्लस टाइम मतलब फोर्स लग रहा है। u की वैल्यू 10 टाइम 25 प्लस हाफ, a -20 है, टाइम 25 का स्क्वायर। 10 25 जा 250 प्लस माइनस -20/2, 10 25 का स्क्वायर 625। एक्स क्या बन जाएगा? 250 -6250, यानी कि -6000 मीटर, या लिखेंगे -6 किलोमीटर। मतलब 25 सेकंड के बाद वो कहाँ पार्टिकल होगा? साउथ की तरफ। कितने डिस्टेंस पे? 6 किलोमीटर। समझ आई बात सबको? यहाँ तक क्लियर एवरीवन? अच्छे से देख लो। किसी को डाउट इसमें कैलकुलेशन में? बोलो बेटा, क्या डाउट? पक्का? किसी को डाउट इसमें? तो ये -5 सेकंड में सिर्फ यूटी, इसमें हाफ ए डी स्क्वायर नहीं आया। क्यों नहीं आया? यहाँ फोर्स नहीं लग रहा था। फोर्स लगने लगा तो ये 6 आया। अब कहाँ जाना है हमको? 100 सेकंड के 2 पार्ट होंगे, 0 से 30, 30 से 100। 0 से 30 में एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये मेथड आएगा। 30 से 100 में एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये मेथड आएगा। मतलब तीसरे वाले में दोनों मेथड करने पड़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे पोजीशन
एट टी इज इक्वल टू, पहले 30 लेंगे, 0 से 30 लेंगे। अब 30 के लिए तो ये मेथड लगेगा सेम। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें x सेम, u कितना लेंगे 10, टाइम क्या लेंगे 30, प्लस हाफ a क्या लेंगे -20, और t क्या लेंगे 30 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 300 -10 900, ये हो जाएगा 300 -9000, यानी कि -8700। इसको हम x1 बोलते हैं। समझ आया? इसको क्या बोलेंगे हम x1। ये पहली पोजीशन है। ये कहां तक पोजीशन है? सिर्फ 30 सेकंड तक ही है। हमें तो कहां जाना है? अब 30 तक फोर्स लग रहा था तो ये फॉर्मूला आ गई, लेकिन 30 से लेके 100 में फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगता तब कौन सी फॉर्मूला आती है? ये वाली। लेकिन ये यू कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल, जब टाइम 0 था। हमें तो वेलोसिटी कहां से चाहिए? 30 के बाद से। मतलब जो वेलोसिटी 30 पे होगी ना, वो आगे की जर्नी के लिए इनिशियल मानी जाएगी। जो वेलोसिटी 30 सेकंड पे होगी वो आगे की जर्नी के लिए क्या मानी जाएगी? इनिशियल। मतलब हमको अब क्या फाइंड करना है? 30 सेकंड पे वेलोसिटी। तो हम यहां फाइंड करेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं लिखने में फाइल। अब हम यहाँ पे मैं अलग से फाइंड करता हूँ। एक काम करो, पहले लिख लो, तो मैं फिर वेलोसिटी के लिए दूसरा पेज दे दूँ। पहले ये लिख लो, फिर मैं वेलोसिटी फाइंड करता हूँ। बोलो बेटा। ये लेफ्ट वाले दोनों कॉलम तो लिख लिए ना? ये हटा दूँ पहले? क्या ध्यान? तो ये तो हमें 30 सेकंड तक x1 पोजीशन मिल गई। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है? इसका वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 30 सेकंड। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यू इनिशियल कितना था 10, एक्सेलरेशन कितना था -20, टाइम था 30। तो v क्या मिलेगा 10 -600, यानी -590 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 30 सेकंड तक फोर्स की वजह से पार्टिकल की स्पीड 10 से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई? -590। अब 30 सेकंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि जो भी वेलोसिटी एक्वायर होगी तो वो वेलोसिटी उस टाइम के बाद क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। मतलब आगे की जो जर्नी है 30 सेकंड से लेके 100 सेकंड की जो जर्नी है, वो जर्नी कितनी स्पीड से कंप्लीट होगी? 590। मतलब अगर इसमें मैं फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं? पोजीशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 30 टू t इज इक्वल टू 100, तो वो होगा x2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगी? सिंपल, ओनली vt। इसमें हाफ ut स्क्वायर, सॉरी हाफ ad स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों? 30 सेकंड के बाद फोर्स नहीं लग रहा। वेलोसिटी -590, टाइम तो 30 और 100 के बीच का टाइम 70 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस में 41300 मीटर। इसमें हमें फाइंड करना है टोटल पोजीशन। तो टोटल पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, जिसमें x1 लेंगे -8700, x2 लेंगे -41300। टोटल x हो जाएगा
-50,000 मीटर, यानी -50 किलोमीटर। मतलब 100 सेकंड के बाद उसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, ओरिजिन से साउथ की तरफ 50 किलोमीटर। समझ आई बात? तो तीसरा वाला केस फिर से देख लो। तीसरे वाले केस में पहले हमने क्या किया, 30 सेकंड तक फोर्स लग रहा था, तो फॉर्मूला लगाई सिंपल, हाफ ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, उससे हमको 30 सेकंड की पोजीशन मिल गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, 30 सेकंड के बाद फोर्स नहीं लग रहा, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो हमने पहले 30 सेकंड पे स्पीड फाइंड करी, कितनी मिली, -590। इसका मतलब आगे की जर्नी कितनी स्पीड से होगी, 590। तो x हो जाएगा v इंटू टी, v की जगह -590 और टाइम की जगह 30 और 100 का गैप कितना, 70। तो ये दूसरी पोजीशन। तो टोटल पोजीशन क्या होगी, x1 x2 का टोटल एडिशन। क्लियर? अब अच्छे से पूरा क्वेश्चन फिर से देख लो, 4 मार्क का क्वेश्चन है पूरा। पहले हमने क्या फाइंड किया, आगे जो भी ऐसे बड़े क्वेश्चन हो 4 मार्क के, घर जाके 2 बार रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लोगे तो याद रह जाएगा, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम पे सोचते फिरोगे भाई अब कैसे किया था, अब याद नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत होगी। फिर 20 में से वही 16-17 मार्क आएंगे, 20 में से 20 नहीं आएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ते ना फिर तुम, इसीलिए। भाई हो गया सबका 10 नंबर। 11 पे पूरा कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 11, पूरा ध्यान 11 नंबर पे। A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meters per second square. At 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meters high from the ground. What are the A, velocity, and B, acceleration of the stone at t is equal to 11 सेकंड। बोला है एक ट्रक चल रहा है, ट्रक का खुद की जो वेलोसिटी है इनिशियली वो 0 है। कितनी वेलोसिटी है, 0। फिर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ट्रक का इनिशियल एक्सेलरेशन दिया है हमको कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक चल रहा है, 10 सेकंड तक यूं ही चलता रहा। फिर 10 सेकंड के बाद ट्रक के ऊपर कोई पर्सन बैठा है 6 मीटर हाइट पे, ठीक है। 10 सेकंड के बाद उसने एक स्टोन को हवा में ड्रॉप कर दिया। तो बोला है 11 सेकंड पे उस स्टोन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन आगे रिपीट। ट्रक स्टार्ट हुआ इनिशियल 0 से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल पड़ा, चल रहा है आराम से। 10 सेकंड हो गए। 10 सेकंड के बाद उस ट्रक के ऊपर कोई बैठा है पर्सन, कितना ऊपर बैठा है ट्रक से, जमीन से 6 मीटर हाइट पे। वहां से उसने स्टोन को क्या किया, नीचे फेंका। तो बोला 11 सेकंड पे, कितने सेकंड पे, 11 सेकंड पे क्या फाइंड करो, उसकी वेलोसिटी। अब देखो 10 सेकंड तक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी ट्रक की, लेकिन 10 सेकंड के बाद जैसे उसने हवा में ड्रॉप किया ना और 11 सेकंड में पूछा है, तो 10 सेकंड और 11 सेकंड के बीच में कितना गैप होता है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में उसको वर्टिकल वेलोसिटी भी मिलेगी ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब 10 सेकंड तक किसकी वेलोसिटी मिलेगी, ट्रक की वजह से हॉरिजॉन्टल, और 10 से 11 के बीच मतलब 1 सेकंड के लिए कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, वर्टिकल। तो हमें फाइंड करना है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। पूरा ध्यान। इनिशियल वेलोसिटी जो ट्रक की दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 0। ट्रक का एक्सेलरेशन और ट्रक का टाइम चलने का कितना है, 10 सेकंड है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वो होगी vx इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u 0 है, a 2 है, टाइम 10 है, तो vx क्या मिलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी हॉरिजॉन्टल तो 20 हो गई। फिर वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल कब स्टार्ट हुई, 10 पे स्टार्ट हुई और 11 पे खत्म। मतलब वर्टिकल के लिए टाइम 10 सेकंड नहीं होगा,
1 सेकंड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी बिटवीन 10 सेकंड, बिटवीन 10 सेकंड टू 11 सेकंड। तो हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि वर्टिकल है तो कौन इन्वॉल्व होगा, ग्रेविटी। u जो है वो तो 0 वर्टिकल, g 10 टाइम 1, तो वी वाई क्या मिल जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। क्या समझ आई बात सबको? तो हॉरिजॉन्टल हो गई 20, वर्टिकल कितनी हो गई 10। हमें फाइंड करना है कौन सी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड। तो रिजल्टेंट होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू होगा अंडर रूट वी एक्स की वैल्यू 20 का स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 400 प्लस 100 यानी अंडर रूट 500। या इसको लिख सकते हैं 10√5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 100 का 10 हो जाएगा √5 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, 2.12 2.23 इंटू 10 करेंगे तो 22.36 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल गई। यहां पे सिर्फ वेलोसिटी नहीं पूछी, वेलोसिटी तो क्वेश्चन ए है ये पूरा। बी में बोला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन कौन से टाइम पे पूछा, 11 सेकंड पे स्टोन ट्रक में नहीं था, इसका मतलब ट्रक का एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। याद है वो स्पेसशिप वाला सम किया था, एस्ट्रोनॉट जब स्पेसशिप से बाहर आ जाता तो स्पेसशिप का एक्सेलरेशन एस्ट्रोनॉट को नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे स्टोन अगर ट्रक से अलग हो जाता है तो ये एक्सेलरेशन जो 2 है ना, ये स्टोन को नहीं मिलेगा। तो स्टोन को सिर्फ कौन बचाएगा अभी, ग्रेविटी। मतलब हम क्या लिखेंगे इसमें लास्ट में आंसर में, बी वाले ऑप्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट कितने टाइम में, 11 सेकंड पे कितना होगा। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे a इज इक्वल टू जी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 11 सेकंड के बाद वेलोसिटी ये होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आई बात? अगेन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या है, एक ट्रक है, इनिशियल स्पीड की 0 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है, 10 सेकंड तक चला, उसके बाद उसने क्या किया, स्टोन को ड्रॉप किया और पूछा 11 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कौन से टाइम पे, 11। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 सेकंड तक हॉरिजॉन्टल, फिर 10 से 11 के बीच यानी 1 सेकंड में वर्टिकल। तो 10 सेकंड में हॉरिजॉन्टल निकाली 20 आई, 1 सेकंड यानी 10 और 11 के बीच में हमने वर्टिकल निकाली, तो रिजल्टेंट निकाल के हमने वी फाइंड किया। और 11 सेकंड में वो ट्रक से बाहर आ चुका था, दैट्स व्हाई it has only one acceleration which is gravitational acceleration 10 meter per second square. लिख लो फर्स्ट ये। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बोली नहीं है। वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बोली। चलो बढ़ते हैं आगे, पूरा कंसंट्रेट करो क्वेश्चन नंबर 12 पे, पूरा ध्यान। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is A at one of its extreme position, B at its mean position? बोला है कि हमने एक स्ट्रिंग से नीचे एक मास बांधा हुआ है, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पेंडुलम। पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पेंडुलम।
आप नीचे डोरी के नीचे अगर हमने मांस बांध के उसको थोड़ा सा भी ऐसे खींच के छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। जब वो ऑसिलेट करता है उस वक्त ये पोजीशन या फिर इस साइड वाली पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। पेंडुलम में दिखा दो, एक मिनट ध्यान से देख लेना। थोड़ा ध्यान, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसमें ये जो ऑसिलेट कर रहा है ना, इसमें बी और सी पॉइंट, कौन से पॉइंट, बी और सी पॉइंट आर नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट्स, और जो ए वाला पॉइंट है इसे बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है जहां पे पेंडुलम अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे इनकी एक्चुअल वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी तो ही डायरेक्शन चेंज होगी। वे समझो से जा रहा है, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है मान लो सी पे, तो जैसे सी पे पहुंचेगा उसकी ये वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद ये रिवर्स आएगा। सिमिलरली जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो बी पॉइंट पे इस तरफ वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तभी वो रिवर्स आएगा। मतलब बी और सी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। लेकिन जो ए पॉइंट है मिडल, विच इज नोन एज मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट पे आती है, ए पॉइंट पे। तुमने कभी शायद स्विंग की हो, स्विंग करते करते कभी जंप किया है, किस पॉइंट पे जंप करते हो, मीन पे कि एक्सट्रीम पे? हमेशा हम जंप एक्सट्रीम पे करते हैं, मीन पे पॉसिबल ही नहीं है। कि मीन पे तुम्हारे पास क्या होती है, वेलोसिटी, तुम जंप कहीं नहीं पाओगे। तुम जंप करना हो कहाँ करते हो, एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम पे तुम्हारे पास वेलोसिटी जीरो होती है, तो सिर्फ ग्रेविटी का यूज करके सीधा कहाँ आ जाते हो, नीचे। तो पेंडुलम में याद रहेगा जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और जो मीन पॉइंट होता है वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। याद रखना कौन से पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। और दूसरा कौन सा पॉइंट है अपने पास, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे हमें वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये क्लियर सबको? अब बोला है इसमें, अगर इसमें ये जब ऑसिलेट कर रहा है और ये जब एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाए, उस वक्त मैं इसकी स्ट्रिंग काट दूं। मतलब ये घूमते घूमते जब ये यहां पहुंचे उसको उसकी स्ट्रिंग काट दें, तो उसके नीचे करने का पाथ कैसा होगा? तो सिंपल है, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी, अगर जैसे इसको कट करेंगे तो इसके पास एक ही चीज है नीचे खींचने को, ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको कहां ले जाएगी, सीधा नीचे। मतलब इस केस में पार्टिकल का पाथ कौन सा होगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड। मतलब अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कट करते हैं, तो नीचे गिरने का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड। लेकिन अगर मैं मीन पोजीशन पे कट करूं, अब मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी अपने पास ऐसे जा रहा है, यहां आया तो यहां इसके पास ऐसी वेलोसिटी है, उस वक्त हमने इसको कट कर दिया तो इसके पास एक वेलोसिटी ऐसी है, नीचे कौन खींचेगा, ग्रेविटी। उसके बाद दो पाथ हो जाएंगे, आगे भी जाना और नीचे भी जाना, तो ये बन जाएगा पैराबोलिक डाउनवर्ड।
मतलब अगर मीन पोजीशन पे कट करेंगे तो इसका पाथ स्ट्रेट डाउनवर्ड नहीं होगा, कौन सा होगा, पैराबोलिक डाउनवर्ड। समझ आई बात? तो अपने आंसर्स में लिखो, when string is cut, when string is cut at its, when string is cut at its extreme position, when string is cut at its extreme position, the path of bob becomes straight downward. The path of bob becomes straight downward. समझ आए बात? वो कैसे जाएगा, सीधा नीचे। समझ आई बात सबको? अब दूसरा लिखो बी में, when string is cut at its mean position, when string is cut at its mean position, then its path becomes parabolic downward. Its path becomes parabolic downward. समझ आई बात सबको? क्लियर? तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था। कौन से पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे कट करेंगे तो सीधा नीचे जाएगा, मीन पे कट करेंगे तो पैराबोलिक डाउन। किसी को डाउट इसमें? चलो बढ़ते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन था? 12। अब 14 पे ध्यान। क्वेश्चन 14, पूरा ध्यान 14 पे। सिंपल क्वेश्चन है। फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास कितना है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, ठीक है, नीचे टाइम है, 0 से 4 आगे जा रहा है। व्हाट इज द फोर्स, क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑन पार्टिकल फॉर t लेस देन 0, यानी यहां t मोर देन 4 यानी 4 के बाद, t बिटवीन 0 to 4। दूसरा क्या बोला इन्होंने, इंपल्स फाइंड करो। कहां पे इंपल्स फाइंड करो, t इज इक्वल 0 एंड t इज इक्वल टू 4, दोनों में इंपल्स भी फाइंड करना है। ग्राफ किसका है, पोजीशन वर्सेस टाइम। पोजीशन मतलब समझते हो, डिस्टेंस। यहां अगर तुम देखो ब्लू लाइन, तो यहां पे अगर तुम नोटिस करो ना तो मोशन है ही नहीं, पार्टिकल की जगह वहीं की वहीं है, पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा उसी जगह पे। अगर मोशन ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स, मतलब यहाँ फोर्स 0 है। सेम अगर तुम यहां नोटिस करो, ग्राफ कैसा है, अगेन स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब 4 सेकंड के बाद पार्टिकल 3 मीटर पे अटका है, हिल नहीं रहा। इसका मतलब यहां भी फोर्स क्या होगा, 0। मतलब नेगेटिव में, मतलब लेस देन 0 भी फोर्स 0, मोर देन 4 भी फोर्स 0। अब कौन सा बचा, 0 से 4। यहां तो मोशन है, पार्टिकल देखो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, 4 सेकंड में कितना मीटर आगे बढ़ गया। लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट है। स्ट्रेट का ग्राफ का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट मूव हो रहा है, लेकिन किससे मूव हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब यहां भी फोर्स तो 0 ही है। मतलब लेस देन 0 भी फोर्स 0 रहेगा, ग्रेटर देन 4 भी फोर्स 0 रहेगा, और 0 से 4 भी फोर्स क्या रहेगा, 0। तो नीचे लिखो क्वेश्चन ए करके, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, क्वेश्चन ए करके लिखना, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट at time t less than 0, at time t less than 0 and t greater than 4,
less than 0 and t greater than 4, particle is stationary. Particle is stationary. And time between 0 to 4 seconds, and time between 0 to 4 seconds, particle moves with constant velocity, and time between 0 to 4, particle moves with constant velocity. ये लाइन समझ में आई? 0 से कम में नो मोशन, 4 से ज्यादा भी नो मोशन, लेकिन 0 से 4 में कांस्टेंट वेलोसिटी. Hence the force acting on particle in all above cases is 0. समझ आई बात सबको? यहाँ पे स्टेशनरी था इसलिए 0, यहाँ पे स्टेशनरी था इसलिए 0, और यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी थी इसलिए फोर्स 0. ये क्लियर? ये क्वेश्चन ए था. बी में क्या पूछा है? इम्पल्स. इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम. अब ध्यान से देखो कहां पे इम्पल्स पूछा है इन्होंने? 0 पे और 4 पे. ठीक है, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ करता हूं. पूरा ध्यान. क्या ध्यान? क्या मतलब होता है इम्पल्स का? चेंज इन मोमेंटम. अब यहां ध्यान, यहां वेलोसिटी 0 होगी, यहां वेलोसिटी 3/4, क्योंकि वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना मीटर है? 3 मीटर. टाइम कितना है? 4 सेकेंड. तो वेलोसिटी क्या होगी? 3/4. और यहां 0. इसका मतलब इस टाइम में, ये क्लियर ना? ये कौन सा नंबर था? 14. अब पहले ट्राई करो. अच्छा, जो सम हमने किए वो टिक करते जाना. अब ट्राई करो नंबर 18. 18 ट्राई करो. एटीन नंबर सिंपल है, खुद ट्राई करो. बोला 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg. मास दिया है तुम्हें कितना? 0.05 kg. बिलियर्ड बॉल समझते हो? वो पूल गेम देखिए, वो लकड़ी से वो हाथ से करके ऐसे बॉल्स को मारते हैं सब बॉल्स. क्या सैटरडे? अच्छा, खेलने जाते हैं ऐसे बोल. तो सैटरडे नाइट बोल रहा तो हम कहीं और चले जा रहे हैं. तो बोल पूल खेलने जाते हैं. तो पूल में जो बॉल्स होते हैं थोड़े क्वाइट हार्ड बॉल्स होते हैं. दे आर नॉन एज बिलियार्ड बॉल्स. बोला यहाँ पे कि 2 बिलियर्ड बॉल्स है, दोनों का मास सेम है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकंड से. कोलाइड, क्या हो रहे हैं आपस में? कोलाइड एंड rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to other? ये 2 बॉल्स हैं, दोनों का मास सेम, स्पीड सेम. ये आए पास में, आपस में टकराए, टकराने के बाद रिबाउंड हुए. आए कितनी स्पीड से थे? 6. गए कितनी स्पीड से? 6. पर डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई. तो किसी भी एक बॉल को देखो तो आया 6 के साथ था, गया 6 के साथ. तो वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज.
तो हम एक वेलोसिटी लेंगे प्लस, एक वेलोसिटी क्या लेंगे माइनस। तो मान लो हम v1 लेते हैं -6 मीटर पर सेकंड और v2 क्या लेते हैं +6 मीटर पर सेकंड। तुम उल्टा भी ले सकते हो, v1 प्लस और v2 माइनस। हमें फाइंड करना है इम्पल्स। तो इम्पल्स की फॉर्मूला डेल्टा p इज इक्वल टू p2 की जगह m और यहां लिखेंगे v2 माइनस v1। मास दिया है 0.05, v2 6 है, v1 -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 12 करो, 12 फायदा पॉइंट न्यूटन सेकंड। यूनिट याद रखना इसका न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लिख लो फास्ट। जिसका भी 18 हो जाए 19 ट्राई करो, 19 नंबर ट्राई करो। 19 पे कॉन्सेंट्रेट। A shell of mass 0.02 kg, मास दिया लिखेंगे m1 इज इक्वल टू 0.02 kg, इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। m2 दिया है कितना 100 किलोग्राम। इफ द मजल स्पीड, मजल मतलब गन में से जब बुलेट बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं मजल स्पीड, कितनी दी हुई है v1 दिया है 80 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड, v2 फाइंड करना है। ये वो गन वाला एग्जांपल है। भाई गन में जब हम फायर करते हैं तो बुलेट कहाँ जाती है आगे, गन को झटका कहाँ लगता है, ये हमने समझा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां भी वही लगाएंगे, क्या लिखाएंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। अब इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना होता है 0 होगा, क्योंकि जब बुलेट गन के अंदर होगी तो कोई मोमेंटम नहीं होगा। फाइनल मोमेंटम 2 मिलेंगे, p1 प्लस p2। p1 किसका बुलेट का और p2 किसका गन का है। तो ये प्लस वाला माइनस ले जाओ तो क्या बन जाएगा p1 इज इक्वल टू माइनस p2। मैग्नीट्यूड लेंगे तो p1 इज इक्वल टू p2, क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस क्या हो जाएगा प्लस। p1 की जगह m1 v1, p2 की जगह m2 v2। m1 0.02, v1 80, m2 100। हमें क्या फाइंड करना है v2। चलो सॉल्व करो, बताओ v2 क्या आ रहा है 0.016 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो याद रखना ऐसे सिस्टम में मोमेंटम क्या रहता है सेम। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 0, फाइनल कितने मोमेंटम होंगे 2 मोमेंटम होंगे। किसके 2 होंगे, एक बुलेट का और एक गन का। तो इसको प्लस में ले गया तो ये वैल्यू आ गई। लिख लो फटाफट, किसी भी एक को उस साइड ले जाएंगे ना, किसी का बाकी नहीं वाला। क्लियर। ये कौन सा नंबर था, एक बार ना 17 ट्राई करो, 17 नंबर। A nucleus is at rest, मतलब initial momentum 0. In the laboratory frame of reference, show that if it disintegrate, मतलब के टूट जाए into 2 smaller nuclei, the product must move in. प्रूव करो कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये एक टाइप का बॉम्ब जैसा हो गया, पता है बॉम्ब फूटता है तो इस बार न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हुए, तो प्रूव करो दोनों ऑपोजिट मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, मतलब यहां भी हमारे सिस्टम में लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल क्या हो जाएगा, फाइनल के 2 पार्ट हुए हैं, p1 इज इक्वल माइनस p2
पर ये तो हम लोग नहीं लिखेंगे, इतना लिख देंगे और ये हमें क्या बताएगा, P1 की जगह M1 V1 और इसकी जगह M2 V2, तो V1 क्या हो जाएगा माइनस M2 V2 बाय M1। तो ये माइनस साइन हमें क्या बताती है, जिस डायरेक्शन में एक पार्ट जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा पार्ट जाएगा। तो हम नीचे लिख देंगे फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट बोथ स्मॉलर न्यूक्लियाई मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम लिख लो यही वाला। कौन से नंबर में 17 यहां से, हाँ ये भी चलेगा। फिर से देखो यहां पे बोला है कि एक न्यूक्लियस है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ये दो स्मॉलर पार्ट में टूटा, तो प्रूव करो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। तो इसका इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल के दो पार्ट हुए तो ये माइनस में जाएगा, तो P1 क्या मिलेगा माइनस P2। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। नीचे लेकिन लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, मैं लिख देता हूं both डायरेक्शन समझ आए बात सबको, क्लियर। आज देखो हमने मोस्टली सारे सम्स ही किए हैं, एक भी थियरी नहीं है अभी तक। हम न्यूटन के लॉ पे, मोमेंटम पे, इम्पल्स पे और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन पे हमने जस्ट सम्स किए हैं। क्या हाँ, लेकिन अभी आधे बाकी, इसमें सम्स काफी ज्यादा हैं, 23 के आसपास होंगे। अभी तो मेन पार्ट बाकी है फ्रिक्शन से और फ्री बॉडी डायग्राम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके जे नीट लेवल के क्वेश्चंस, तो हमें आइडिया आएगा कि चैप्टर कितना लेवल वाला है। जब ये फोर्स पे और मोमेंटम में क्वेश्चन आते हैं इजी पढ़ते हैं, लेकिन जब एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े टफ पड़ जाते हैं। वैसे दिक्कत यही है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 तीनों हार्ड चैप्टर हैं और ये तीनों चैप्टर फेस्टिवल्स के टाइम पे आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ध्यान भटक जाता है हमारा, क्योंकि अभी ये पूरा महीना फेस्टिवल जैसा रहता है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ये सब चीज़ें, पीछे नवरात्रि आ जाती है और इनमें चलते हैं लॉज ऑफ मोशन, एनर्जी, रोटेशनल, तीनों लेवल वाले चैप्टर। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स से डरना शुरू करते हैं। इसलिए हो सकता है कि तुम ट्राई करना कि फेस्टिवल्स में ध्यान कम जाए और एनर्जी में ध्यान ज़्यादा जाए। हाँ, उसके बाद जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट होता है फिर वापस इजी लगने लगता है, फिर क्योंकि बाद में क्या हमको आदत पड़ जाती है कि फिजिक्स तो हार्ड होता ही ऐसा ही है, तो फिर बाद में सब इजी लगने लग जाएगा, हम यूज टू हो जाते हैं। तुमने जब चैप्टर 1 किया होगा तुम लगता है हाँ ये चैप्टर तो यूं है, चैप्टर 2 भी लगेगा, फिर धीमे धीमे 3 में प्रोजेक्टाइल में धीमे धीमे होने लगता है, 4 में जब फिर एफबीडी आएगा तो और होने लगेगा, 5 में एनर्जी, 6 में रोटेशन, फिर 7 में वापस ग्राफ है ना ऐसे ऊपर जाके वापस प्रोजेक्टाइल की तरह ऊपर जाके वापस नीचे आए। अब ये ऊपर जा रहे हैं ऐसे, फिर लो, फिर तो हैबिट हो जाती है, तो फिर फिजिक्स कभी हार्ड लगेगा ही नहीं 12 तक, एंड तक। ठीक है, तो हम आज के लिए यही रखते हैं, क्योंकि नई कंसेप्ट करना है वो तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सब लोग आ जाएंगे तब। कौन सा वाला? 4.3 कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा। एक सेकेंड नॉक कर दो बेटा।